हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। व्याकरण बोध के पिछले वीडियो में हमने शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के भेद, वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद और व्याकरणीय प्रकार के आधार पर शब्दों के भेद का अध्ययन किया। आज हम अर्थ के आधार पर शब्द के भेद का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द, एकार्थी शब्द और समश्रुति भिन्नतार्थ शब्द। ठीक है, चलिए जानते हैं पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ एक जैसे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पानी, नीर, जल और वारी। इसका अर्थ क्या होता है? पानी ही होता है। ठीक है, ये शब्द अलग अलग हैं लेकिन इनके अर्थ क्या है? एक जैसे ही हैं। ठीक है, अगला है बादल, नीरद, जलद और वारिद। ठीक है, अब हम जानते हैं विलोम शब्द किसे कहते हैं। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, विलोम शब्द या फिर विपरीत शब्द, है ना। जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे उन्नति, अवनति, उपकार, अपकार, सुलभ, दुर्लभ, निंदा, प्रशंसा या स्तुति, कृतज्ञ, कृतघ्न, हर्ष और विषाद। ठीक है, अब हम जानते हैं अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। अनेक अर्थ वाले अनेकार्थी शब्द। ठीक है, मतलब जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द। जैसे पूर्व, पूर्व के अर्थ अलग अलग होते हैं। पूर्व को हम एक दिशा के रूप में भी देखते हैं और पूर्व मतलब के पहले। ठीक है, ऐसे ही काल, काल के भी अलग अलग अर्थ निकलते हैं। एक काल का अर्थ निकलता है मृत्यु और दूसरे का समय। ठीक है, ऐसे ही तीर, तीर का अर्थ होता है किनारा, नदी तीरे। ठीक है, और बाण, जो तीर बाण होते हैं, बाण, तो तीर का अर्थ वो बाण भी होते हैं। ऐसे ही घट, घट का मीन्स होता है घड़ा या शरीर, घड़ा भी होता है और शरीर भी होता है। ठीक है, कर, कर मीन्स हाथ, किरण या टैक्स, हमें मम्मी पापा जो देते हैं ना, कर, टैक्स भरते हैं, तो उसका अर्थ भी कर होता है और हाथ को भी हम कर कहते हैं और किरण को भी हम कर कहते हैं। ठीक है, मतलब शब्द एक है लेकिन इसके अर्थ कितने हैं? अनेक अर्थ हैं। ठीक है, ऐसे ही कुल, कुल मीन्स वंश या सब, है ना। तो इनके अर्थ अलग अलग हैं लेकिन शब्द, एक ही शब्द से अनेक अर्थ निकलते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। अब हम बात करते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द के लिए एक शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द। शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग भाषा को प्रभावशाली और सुंदर बनाता है। ठीक है, जैसे देख लेते हैं, उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ। जो सरलता से प्राप्त हो, सुलभ। उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न और जो गांव में रहता है वो ग्रामीण। अगला है एकार्थी शब्द। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? अनेकार्थी शब्द, जिसके एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अब यहाँ पे है एकार्थी शब्द, जिस शब्द का केवल एक अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पीड़ा, पीड़ा का अर्थ होता है दर्द, ग्रह, घर, नृत्य, नाच और सूर्य का सूरज। ठीक है, अगला है समश्रुति भिन्नतार्थ शब्द। समश्रुति
मतलब सुनने में तो एक समान होते हैं, लेकिन इनके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। सम श्रुति भिन्नतार्थ शब्द, ठीक है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी वर्तनी में भिन्नता होती है, लेकिन उच्चारण में उतना ही कम अंतर होता है कि वे एक समान सुनाई देते हैं, परंतु उनके अर्थ सर्वदा भिन्न होते हैं। ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, सम श्रुति भिन्नतार्थ शब्द, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए शब्द दिए हुए हैं, जैसे अन्य और अन्य। ये बोलने में इसमें थोड़ा सा अंतर है, लेकिन ये दोनों एक समान ही सुनाई देते हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग है। अन्न का अर्थ होता है अनाज, और अन्य मीन्स दूसरा। ऐसे ही नीर और नीड़, ठीक है, ये सुनने में एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग है। नीर का अर्थ होता है जल, और नीड़ का अर्थ होता है घोंसला, है ना। जरा जरा, ये दोनों सुनने में एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन इनके अर्थ, इसका जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा, और जरा का अर्थ होता है थोड़ा। कुल कुल, कुल का अर्थ होता है वंश या सब, और कुल का अर्थ होता है किनारा, तट। चलिए स्टूडेंट्स, इस पाठ से प्राप्त अनुभव विस्तार को साझा करते हुए हम ज्ञान परीक्षण करते हैं। तो शुरू करते हैं। नीचे दिए गए उत्तरों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, ठीक है। का है रचना के आधार पर शब्द के भेद होते हैं, या शब्द होते हैं। रचना के आधार पर शब्द होते हैं तत्सम, तत्भव, यौगिक और देशज। तो रचना के आधार पर शब्द होते हैं यौगिक, ठीक है। अगला है प्रयोग के आधार पर शब्द को बांटा जा सकता है 4 भागों में, 2 भागों में, 10 भागों में या 8 भागों में। तो इसका सही विकल्प है 2 भागों में। कौन कौन से 2 भागों में? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, ठीक है। जिन शब्दों में परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द, अविकारी शब्द, यौगिक शब्द और निरर्थक शब्द। तो अभी हमने पढ़ा है कि जिनमें परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं, क्योंकि विकार का अर्थ ही परिवर्तन होता है ना। अगला है नीलकंठ शब्द है विदेशी, शंकर, योगरूढ़ और तत्सम। तो ये कौन सा शब्द है? योगरूढ़ शब्द है। क्यों? रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? एक आधे शब्दों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनके प्रयोग उनके खंडों के अर्थ से भिन्न किसी विशिष्ट अर्थ में प्रसिद्ध हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। नीलकंठ अर्थात जिसका कंठ नीला हो, या नीला है कंठ जिसका, है ना, हम किसे कहते हैं? नीलकंठ, शंकर जी को कहते हैं। तो ये कौन सा शब्द हुआ? योगरूढ़ शब्द हुआ, ठीक है। पानी शब्द है तत्सम, रूढ़, विदेशी या यौगिक। तो पानी शब्द है रूढ़ शब्द, मतलब पानी का हम अगर खंड करेंगे तो इनके अर्थ नहीं निकलेंगे, जैसे पाधन्नी पानी, है ना। जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, है ना, जिन्हें खंड करने पर इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो पानी कौन सा शब्द है? रूढ़ शब्द है। अब रेलगाड़ी शब्द है तत्सम, तत्भव, देशज या संकर। तो रेलगाड़ी कौन सा शब्द है? संकर शब्द है। क्यों? क्योंकि 2 भाषाओं के शब्द के मेल से बने शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, तो रेल शब्द अंग्रेजी का है और गाड़ी शब्द हिंदी का है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने पहले से ही रिक्त स्थान को भर के रखा हुआ है, क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है, समान अर्थ वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। एकाधिक अर्थ वाले शब्द, एक से अधिक अर्थों वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। एकाधिक शब्दों के मेल से बने ऐसे शब्द योगरूढ़ कहलाते हैं, जिनके प्रयोग
उनके खंड के अर्थ से भिन्न किसी विशिष्ट अर्थ में प्रसिद्ध हो जाते हैं। ये अभी हमने विकल्प वाले में पढ़ा है, ठीक है। अगला क्या है, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है, तो परिवर्तन आना कौन सा शब्द कहलाता है? विकारी शब्द कहलाता है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित के बीच उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। विकारी, अविकारी, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज और यौगिक और योग रूढ़। स्टूडेंट्स, ये आज का आपका होमवर्क है, इसे आपको करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखना है, ठीक है। तो अश्रु आंसू, सूर्य सूरज, दंत दांत, कर्ण कान, मुख मुंह, ग्रह घर, चंद्र चंद्रमा, नासिका नाक, जीभा जीभ और दधी दही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशी शब्दों को छांट के अलग अलग लिखना है। तो यहाँ पे आपको शब्द दिए हुए हैं और यहाँ पे अलग अलग कॉलम खींच के भी दिए हुए हैं, जिसमें आपको तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्दों को लिखना है। ये भी आज का आपका होमवर्क है, इसे भी आपको करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के सामने रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ लिखिए, ठीक है। तो ये भी यहाँ मैंने करके रखा हुआ है। सुर सरिता योग रूढ़ शब्द है, मृगनयन योग रूढ़ शब्द है, हाथी रूढ़, भाग्यवान यौगिक, चारपाई यौगिक, नीलकंठ योग रूढ़, पंकज योग रूढ़, श्वेतांबर योग रूढ़, लखपति योग रूढ़ और पक्षी रूढ़ शब्द है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्टूडेंट्स, ये भी आज का आपका होमवर्क है, ठीक है, जिसे आपको अपनी व्याकरण कॉपी में करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, दैनिक बोलचाल में हम कुछ देशज शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे खटिया, पटिया, लुटिया आदि। आप भी इस प्रकार के 10 शब्दों की सूची बनाना है, ये भी आपको करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही आज का आपका होमवर्क है। इस पाठ का पुनः अभ्यास कर प्रश्नों के उत्तर अपनी व्याकरण कॉपी में लिखें। ओके स्टूडेंट्स।